टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, पीपीएम। बच्चों क्या है पीपीएम? पार्ट्स पर मिलियन। व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? जब सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, पीपीएम यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हाट इज पीपीएम? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अच्छा, मिलियन पता ना क्या होता है? मिलियन कितना होता है? 10⁻⁶। वैसे पार्ट्स पर बिलियन भी हो सकता है। पार्ट्स पर बिलियन कितना होता है? 10⁻, अरे बिलियन में 9 जीरो हो जाएंगे बच्चों। ट्रिलियन में कितना हो जाएगा? 12। क्वाड्रिलियन में कितना हो जाएगा? 15। 330 जो इंक्रीज करते हैं। चलो अब ध्यान से सुनो, देखो ज्यादा फर्क नहीं है पार्ट्स पर मिलियन में और परसेंटेज में, मास परसेंट में, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं बच्चों। 10% मास बाय मास सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 10% का मतलब क्या है? 100 में 10 पार्ट्स, यही मतलब होता है। अगर मैं मास परसेंट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का? 100 ग्राम, उसमें से सॉल्यूट का मास कितना है? 10 ग्राम। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो ये क्या आ जाएगा? 10%। यही हुआ। 10% मास बाय मास सॉल्यूशन का मतलब क्या है, समझो इसको। इट मींस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट, यही है। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा परसेंट। लेकिन अगर मैं सेम चीज को 100 की बजाय 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। अगर मैं मास में ही बात करूं, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब पता क्या हुआ? जैसे परसेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? 100 में कितने पार्ट्स? 10 पार्ट। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट फेल हो गए, तो बताओ क्या परसेंटेज आई फेल की? 10%, ठीक है। और यही अगर मैं इसको पीपीएम में इसको पीपीएम में एक्सप्रेस करूं तो पीपीएम का मतलब क्या था? यहां पे था 100 में 10, पीपीएम का मतलब होता है 10 लाख में। सिंपल सा सुनो बच्चों, परसेंट का मतलब है 100 में से कितने पार्ट, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन में कितने पार्ट। फॉर एग्जांपल बच्चों 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया और उसमें से सिर्फ 10 बच्चे पास हुए। मान लो कोई बड़ा पेपर है, आईएएस का पेपर है, 10 लाख में से 10 बच्चे जो वो क्लियर हुए, बताओ क्या परसेंटेज रहेगी? परसेंटेज क्या रहेगी? मैं परसेंटेज पूछ रहा हूँ, परसेंटेज क्या हुई? तो कितने थे बच्चों? 10 अपीयर हुए, 10 पास हो गए, कितने में से? 10 लाख में कितनी जीरो आएंगी? ये कितनी हुई? हो गया 6। और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो क्या आ जाएगा? अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ गया? परसेंट। ध्यान से सुनना, लेकिन इसको मैं 100 से ना मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 10⁻⁶, यानी कि मिलियन से, तो ये हो जाएगा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 10 लाख में एक बच्चा। तो अभी कितना आंसर आया इसका, ये बताओ? 10 पीपीएम। इसको हम क्या नहीं बोलेंगे, अब इसको परसेंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन है, 1 मिलियन में कितने पार्ट। अब तो क्लियर है। अच्छा मान लो अगर 10 लाख में से 100 बच्चे पास हो गए, तो उसकी परसेंटेज बताओ और उसको पीपीएम में बताओ। परसेंटेज में बताओ कितना आएगा? परसेंटेज में कैसे करेंगे? 10/10, 100 कितना था बच्चों? 10 लाख। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, यही हुआ। और अगर यही मैंने कितने में से 100 में से करना हो, सॉरी पीपीएम में कन्वर्ट करना हो, तो पीपीएम में
कितने से कन्वर्ट कर दूंगा? इसकी परसेंटेज बताओ वैसे। 0.01%। इसका मतलब समझ रहे हो कि 0 में से 100 में से 0.01 बंदा ही क्लियर हो रहा है। वो तो टोटल स्ट्रेंथ है ना। और बच्चों अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे? 10 की पावर 6 से, तो वो क्या आ जाता? पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर बात? तो कंफ्यूज नहीं होना है पार्ट्स पर मिलियन में। अब आप सिंपल डिकोड करना एक चीज को, ठीक है? ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया मुझे लगता है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए तुम लोग। एक कॉन्सेंट्रेशन है 15 ppm, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मास बाय मास। इसका मतलब क्या हुआ? कितना है? 15 ग्राम है कितने में? समझ रही? तो ये बताओ मुझे, अगर मैं मास ग्राम में लेकर चलूं तो यहां पे सॉल्यूशन का मास कितना है? सॉल्यूशन का मास कितना हुआ? 10⁻⁶। और सॉल्यूट का मास कितना हुआ? 15 ग्राम। यही हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ कि नहीं आया? तो अगर उसने कहा है कि एक सॉल्यूशन है, उसकी परसेंटेज, ध्यान से सुन बेटा, तू बताएगा मुझे, एक सॉल्यूशन है उसकी परसेंटेज 5 ppm है, इसका मतलब क्या है? सॉरी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, नॉट परसेंटेज, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 5 ppm है, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ। 5 ppm है कॉन्सेंट्रेशन, 5 ppm की। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। अगर मान लीजिए उसमें पार्ट्स बता दे। इट मीन्स कितने कितने पार्ट्स है टोटल आपके पास? 1 मिलियन। उसमें से कितना पार्ट है? सिर्फ 5 पार्ट्स हैं। और अगर ये मास, जनरली वो मास के हिसाब से बात करेगा आपके, तो अगर मास में, अगर मैं जनरली ग्राम में बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे आपके पास 5 ग्राम सॉल्यूट था और टोटल मास कितना था सॉल्यूशन का? 10⁻⁶ ग्राम जो थी वो सॉल्यूशन थी। अब यहां से बच्चों आप बहुत सारे क्वेश्चन जो वो निकाल सकते हो, ठीक है? पर पहले अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो बच्चों फॉर्मूला बनाओ, खुद ही फॉर्मूला बनाओ। इसका क्या बनेगा? पीपीएम का मतलब क्या है? पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या, बताओ क्या बनेगा? बताओ। मास ऑफ, ये पार्ट्स लिख लेते हैं हम यहां पे, देखो पार्ट्स ऑफ किसका? सॉल्यूट। नीचे पार्ट्स ऑफ, टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, सॉल्यूशन, टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता तो क्या आ जाता? परसेंटेज। लेकिन इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 10⁻⁶ से, तो ये क्या बन जाएगा? पीपीएम। क्लियर है? सिंपल, इतना इजी है। परसेंटेज और पीपीएम में ये फर्क है। अगर कल को वो पीपी भी दे देता है, पार्ट्स पर बिलियन दे देता है, तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 बिलियन में कितने पार्ट्स हैं? 1 बिलियन पार्ट में से कितने पार्ट्स हैं उसके सॉल्यूट के? टोटल पार्ट 1 बिलियन मान ले, उसमें से सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं? इजी है कि नहीं है? एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। अच्छा, ये फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई सॉल्यूशन दी है तो आप डिकोड कर लोगे ना। अगर मान लो मैंने एक सॉल्यूशन दी बच्चों 50 ppm में बाय मास, तो सॉल्यूट का मास कितना है? 50 ग्राम्स, ग्राम में ले लेते हैं। और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी निकाल लेंगे यहां से, परसेंटेज निकाल लेंगे यहां से, परसेंटेज भी निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज, a sample of drinking water was found to be severely contaminated. A sample of drinking water was found to be severely contaminated. Found to be severely contaminated with chloroform. Chloroform होता है बच्चों CHCl3. Chloroform. Chloroform. Full stop. फुल स्टॉप नहीं, सॉरी, कॉमा यहां पे क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। सपोज टू बी कार्सिनोजन।
सपोज टू बी कार्सिनोजन, कार्सिनोजन पता ना मतलब कैंसर कॉजिंग। फिर से सुन लो बच्चों एक बार क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कंटेमिनेटेड with chloroform, comma, supposed to be carcinogen, full stop. The level of contamination was 15 ppm by mass. The level of contamination was 15 ppm by mass. बच्चों ये रिवीजन क्लास है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन ऑलरेडी करा हुआ है हमने। 15 ppm, 15 ppm by mass। पहला क्वेश्चन है इसका बच्चों, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। पहला बच्चों परसेंट बाय मास में करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन सैंपल। बच्चों आपको मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, करें? देखो ध्यान से सुनो, तो इसको सिंपली इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, देखो ध्यान से। उस सेकंड पार्ट मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। देखो इधर देखो, 15 ppm का मतलब क्या है, कुछ और क्वेश्चन दूंगा वो घर से तुम लोगों ने कर लेना। 15 ppm मीन्स पार्ट्स में कहा है, सॉरी ग्राम में कहा है इसने, मास दिया हुआ है, बाय मास का है, तो इट मीन्स 15 ग्राम इसका मास है सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है यहाँ पे बच्चों? क्लोरोफॉर्म, CHCl3। 15 ग्राम यहाँ पे हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, तो ये बताओ फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 10⁻⁶ ग्राम जो है वो है सॉल्यूशन। यही है बच्चों। परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम? मास परसेंट पूछा उसने, मास परसेंट कैसे निकालेंगे हम? ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, कितना दिया मास ऑफ सॉल्यूट? 15 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लेंगे फिर इस हिसाब से? 10⁻⁶। परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, यही होगा बच्चों। 2 0 यहां से कट जाएगी, कितना बचेगा? 4। ये बन जाएगा आपके पास 15 × 10⁻⁴, ऊपर चला जाएगा -4। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहिए तो क्या बन जाएगा? 1.5 × 10⁻³ आया कि नहीं आया? ये किसका मास आ गया हमारे पास? सॉरी क्या आ गया हमारे पास? ये परसेंटेज। दूसरा क्वेश्चन उसने कहा था मोलैलिटी निकालो। ओके, तो मोलैलिटी कैसे निकालते हैं? मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए हमें? देखो ये क्वेश्चन देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैं NB लिख सकता हूं, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो बताओ फिर बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स? बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? अब सॉल्यूट के निकालने ना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 15 ग्राम। मोलर मास कितना है? ये क्लोरोफॉर्म की बात हो रही है, बिकॉज क्लोरोफॉर्म यहाँ पे सॉल्यूट है, तो क्लोरोफॉर्म का जरा मोलर मास निकालो। क्लोरोफॉर्म कार्बन का कितना होता है बच्चों? 12 CHCl3 होता है। एक हाइड्रोजन है 1, 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 × 3, बताओ कितना आया? 1। ये क्या आया हमारे पास? मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। यही है, सॉल्व करना है यहाँ पे कि आगे करना है? बीच में कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो देखो हमारे पास बन गया मोलैलिटी इज इक्वल टू, तो वहाँ पे आ गया हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 119.5, और ये ग्राम में ले रहे हैं हम। नीचे आएगा बच्चों यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट। अब दिक्कत ये है कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है कितना बच्चों? 10⁻⁶, दैट इज 1 2 3 4 5 6, और माइनस कितना करेंगे यहाँ से? 15 ग्राम।
ठीक है, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है। अगर मैं सॉल्यूट का मास माइनस कर दूं, 15 ग्राम माइनस कर दूं, तो मेरे पास किसका मास आ जाएगा? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मास कितना हुआ वैसे बताओ, कितना हुआ? 9 लाख, आगे 99,985, ऐसे करके आया कुछ। तो बच्चों अप्रॉक्सीमेटली क्या हो, उसको मैं 10 लाख ही नहीं लिख सकता, मतलब 1 मिलियन ही लिख सकता हूँ ना, क्योंकि कितना ही फर्क पड़ जाएगा आंसर में। तो सिंपल सी बात है, इसको हम मैं यहाँ पे 10⁶ ही लिख सकता हूँ। और ये मास किस में एक्चुअली? ग्राम में। देखो ना बच्चों, इसको अगर आप माइनस करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली वही क्या आएगा? 10⁶ ही आएगा। कितना फर्क पड़ेगा? तो 10⁶ आ गया। हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है तो वो कर सकता है वहाँ पे -15 करके, जो भी आएगा आपके पास लास्ट में 85 आएगा, उससे कर लेना सॉल्व, लेकिन ज़रूरत नहीं है। 10⁶ आ गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का मास जो वो किस में? ग्राम में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा हमने 1000 से। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मोलैलिटी भी आ जाएगी। क्या आंसर आएगा इसको सॉल्व करके जरा देखो। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ आ रहा है। 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा। चेक कर लेना, ये है मोलैलिटी। इसकी यूनिट लगा लेना साथ में, स्मॉल m। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? क्लियर है? वेरी गुड। तो इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें हम। तो ये कर लेना बच्चों, इजी सा ये। चलो, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी, ये सारी कर लेना। इसकी असाइनमेंट्स जो हैं वो मैं ग्रुप में सेंड कर लूँगा, तो तुम लोग कर लेना। रिवीजन क्लास है तो रिवीजन क्लास में तो ये। चलो बच्चों, अब आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में आपको क्या क्या डिसॉल्व करना है? इस सॉल्यूशन में, इस लिक्विड में आपको गैसेस और सॉलिड डिसॉल्व करना है, और उसकी क्या चेक करनी है? सॉल्युबिलिटी चेक करनी है कि कितना डिसॉल्व हो रहा है, कितना जल्दी डिसॉल्व हो रहा है, कितना डिसॉल्व हो रहा है और कितना जल्दी डिसॉल्व हो रहा है। दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इक्विलिब्रियम में तो बहुत अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड गैसेस इन लिक्विड। अब दो है, एक तो सॉलिड को आपने डिसॉल्व करना है लिक्विड में, और दूसरा गैसेस को डिसॉल्व करना है लिक्विड में। तो पहले हम सॉलिड को पढ़ेंगे, लेकिन सॉलिड को पढ़ने से पहले एक छोटी सी जो चीज़ें हैं जो यूज़ होंगी और बच्चे जिनमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, तो ध्यान देना ज़रा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें थोड़ा सा ली चैटली प्रिंसिपल अगर आपको याद हो, क्लास +1 में हमने क्या पढ़ा था, और जब एक्चुअली इसकी क्लासेस हुई हैं तब भी मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। क्या डिटेल में बताया आपको? एक तो हमने ये इक्वेशन करी थी, थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस इक्वेशन का याद है क्या क्या होता था बच्चों? डेल्टा जी क्या होता था आपके पास? डेल्टा जी जनरली होता है गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच क्या होता है बच्चों? चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एनर्जी। और टी क्या आपके पास? टेम्परेचर। डेल्टा एस क्या होता था? एंट्रोपी। आपको अगर याद हो, क्लास +1 में हमने इस इक्वेशन के ऊपर पूरा एक लेक्चर लगाया, और हमने उसमें पढ़ा था कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से और एंट्रोपी पॉजिटिव या नेगेटिव होने से ओवरऑल रिएक्शन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता था, कि स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। याद करो, डेल्टा जी जब नेगेटिव हो तो रिएक्शन क्या होता था? याद है? डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता तो रिएक्शन होता था स्पॉन्टेनियस, मतलब ये अपने आप रिएक्शन जो वो हो जाएगा। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होता तो रिएक्शन होता था नॉन स्पॉन्टेनियस, याद है? और डेल्टा जी 0 होता था तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता था। और डेल्टा एच क्या होता था बच्चों? डेल्टा एच भी दो तरह का हो सकता है। अब ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन एंडोथर्मिक, नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक। और अगर मैं टी डेल्टा एस की अगर बात करूं,
टी टेम्परेचर था, टेम्परेचर इन केल्विन, एंड डेल्टा एस जो था ये भी चेंज इन एंट्रोपी था। अब ये भी दो तरह का हो सकता था, ठीक है। जनरली क्या क्या बताओ जरा, अगर ये एंट्रोपी पॉजिटिव हुई तो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। याद रखना डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, और इंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस पॉजिटिव जो होता था वो स्पॉन्टेनियस। इंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता था, और डेल्टा एस अगर नेगेटिव होता तो हम मानते थे वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस जो वो नेगेटिव होता था। कुछ ऐसे पढ़ा था, और हमने ना लास्ट में कंक्लूजन निकाला था कुछ, और ली चैटलियर प्रिंसिपल को भी यूज करा था, तो हमने एक कंक्लूजन निकाला था। क्या कंक्लूजन निकाला था, याद करो, क्या कंक्लूजन निकाला था? ध्यान से सुनो बच्चों, कंक्लूजन हमने ये निकाला था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते थे, ठीक है, वैसे तो दो कंडीशन थी, लेकिन एक चीज आपने याद रखना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्स लो टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान देना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्स लो टेम्परेचर, और दूसरा कौन सा था? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करते थे? एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर्स हाई टेम्परेचर। याद करो, अब ये ली चैटली प्रिंसिपल भी यही कहता था, एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर हाई टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर लो टेम्परेचर। तो बच्चों ध्यान दो जरा, इधर सुनना। जैसे मान लो अगर आपके पास एक रिएक्शन है A गिव राइज टू B, ध्यान से सुनना, एक रिएक्शन है A गिव राइज टू B, और इस रिएक्शन का अगर मान लो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस रिएक्शन का अगर डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा H नेगेटिव का मतलब क्या है? ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक किस तरफ? फॉरवर्ड। तो बैकवर्ड क्या होगा? ये याद है ना इतनी चीज। तो अगर कोई रिएक्शन आगे को मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। डेल्टा एच क्या था बच्चों? नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव, सिंपल सी बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर लो टेम्परेचर, एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर कहां पढ़ा हमने? क्लास +1 में। कहां पे? एक इक्विलिब्रियम और एक थर्मोडायनेमिक्स में। इस इक्वेशन को भी रिलेट करा था हमने। तो आप खुद सोचो, ये मैं एक रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, A गिव राइज टू B, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बताओ रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहां से शिफ्ट होगा? जहां पे क्या है? जहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एंडोथर्मिक किस तरफ है? बैकवर्ड। तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और अगर मैं टेम्परेचर कम करूं तो कहां शिफ्ट हो जाएगा? सेम अगर यही रिएक्शन हो A + B, कोई और रिएक्शन ले लेता हूं मैं, C गिव राइज टू D। अब बताओ आगे को रिएक्शन जो है ये मान लो एंडो है और पीछे को ये एक्सो है, इसलिए इसका जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास। अब तू बता, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कहां जाएगा ये रिएक्शन? क्यों जाएगा आगे? अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड, मतलब और ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। इस केस में क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट कम हो जाएगा, उल्टा प्रोडक्ट जो है वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है? रिएक्टेंट में। इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे, और इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे और प्रोडक्ट बन रहा है। इतनी बात क्लियर है? तो ये आपका एक बेसिक था। तो देखो उसने क्या कहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब ध्यान से सुनना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। solubility of solid in liquid। कौन कौन से फैक्टर्स जो बच्चों जो इफेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो इससे पढ़ने से पहले हम कर लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअली। हमारे पास सॉल्वेंट होता है प्लस सॉल्यूट होता है, और जब ये रिएक्शन आगे को जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा। और ये सॉल्यूट कैसा बच्चों? जनरली ध्यान से देखें, ये सॉल्यूट कैसा है? जनरली सॉलिड फॉर्म में। और सॉल्वेंट कैसा हमारे पास? ये लिक्विड। तो सॉल्यूशन कैसी होगी? ये तो पता ही है ना। तो जब ये रिएक्शन हुआ हमारे पास
सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिक्स हुआ तो हमारे पास बनी सॉल्यूशन, और ये जब सॉल्यूशन बनेगी तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डिसोल्यूशन। और बच्चों पीछे वापिस अगर ये रिवर्स जाते तो क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन। यही होगी दो चीजें। तो मुझे जरा ये बताओ कि अगर मान लो अगर यहां पे डेल्टा एच जो है वो क्या आता है? पॉजिटिव। मान लो आपने कोई एक सॉल्यूट लिया XYZ और उसको आपने जैसे ही सॉल्वेंट में डाला और वो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस हुई उसका जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव आया, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो क्या हुआ? एंडोथर्मिक हुआ। यही हुआ ना, एंडोथर्मिक हुआ। तो अगर ये अच्छा बैकवर्ड को क्या हुआ? ये एक्सोथर्मिक। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने सॉल्यूट डाला सॉल्वेंट में और ओवरऑल प्रोसेस जो है उसका डेल्टा एच पॉजिटिव आया, तो इट मींस ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि डिसोल्यूशन प्रोसेस यहां पे क्या हुई? एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड। मतलब और आपका जो सॉल्यूट है वो किस में क्या होना शुरू हो जाएगा? डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे आप जनरली देखते हो बच्चों, ऐसे ही प्रैक्टिकल सा ले लो, मतलब क्वेश्चन कि एक तरफ बच्चों आपके पास हॉट वाटर है, गर्म पानी है, दूसरी तरफ नॉर्मल वाटर है। आपने दोनों में शुगर जो डिसॉल्व करी। पहले तो ये बताओ कौन से वाले वाटर में शुगर जल्दी डिसॉल्व होगी और ज़्यादा डिसॉल्व होगी? क्यों? ठीक है, अब सिंपल सी बात है, वहां पे एक्चुअली जब आपने शुगर को डिसॉल्व किया, चीनी को डिसॉल्व किया वाटर में, तो उनकी जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होगी एक्चुअली वो कौन सी होगी? एंडोथर्मिक होगी। तभी तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। और आपको पता है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और जल्दी डिसॉल्व होगी। तो डेली लाइफ में जितने आप एग्जाम्पल लेते हो एक्चुअली उनका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होता है। तभी तो हमारे माइंड में जनरली हमें एक मतलब हमें लगता है कि यार टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी जनरली इंक्रीज ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसी है। सॉलिड का प्रेशर से इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है, समझ गए? मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप यहाँ पे चीनी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी और यही आप ऊपर चले जाओ, लेह लद्दाख में चले जाओ, तो चीनी वहाँ पे जल्दी डिसॉल्व नहीं होगी कि वहाँ पे प्रेशर कम है। गैसेस में बहुत बड़ा रोल है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है, बट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो बच्चों ये जरा समझ आया आपको? क्या करा हमने? डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर क्या है? एंडोथर्मिक है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंड अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ तो मतलब मान लो ये अगर मैं उल्टा कर दूं कि ये डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, यानी कि आगे को रिएक्शन जो वो एक्सो है और बैक पीछे को एंडोथर्मिक है, तो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड, अकॉर्डिंग टू ली चैटली प्रिंसिपल। अब नोट्स खोलो तो वहाँ पे सारी लाइनें लिखी हुई हैं, A to Z एक एक लाइन लिखी हुई है, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब भी कभी डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक है। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब क्या लगता है हमें कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है? तो बच्चों पहला फैक्टर आता है हमारे पास, ध्यान से सुनना, पहला फैक्टर आता है नेचर। ठीक है, नेचर। अब नेचर जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेचर किसका? पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अगर वाटर लो आप, तो वाटर में कौन से वाले सॉल्ट जल्दी डिसॉल्व होंगे? कौन से वाले सॉल्ट जल्दी डिसॉल्व होंगे? कौन से वाले सॉल्ट? जो आयनिक है नेचर में, क्योंकि वाटर का आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 80 है।
तो वो जितने भी आयनिक कंपाउंड है उनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को वो कम कर देगा, एज़ कम्पेयर टू एयर वो 80 टाइम उनको कम कर देगा, तो वो जल्दी डिसोशिएट हो जाएगा, यानी कि आयन जल्दी डिजॉल्व हो जाएंगे। तो आपने सुना ही है ना पोलर डिजॉल्व पोलर, तो जितने भी पोलर कंपाउंड हैं उनको अगर आप वाटर में डालोगे तो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर कंपाउंड को वाटर में डालोगे तो हो सकता है डिजॉल्व ना हो, हाँ कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है हल्की फुल्की सी तो हो सकता है कि डिजॉल्व हो जाए। और नॉन पोलर में कौन डिसॉल्व हो जाएंगे? नॉन पोलर। तो पोलर लाइक्स पोलर, नॉन पोलर लाइक्स नॉन पोलर। तो एक तो ये देख लेंगे हम। दूसरा फैक्टर क्या आएगा हमारे पास? वही जो अभी हमने टेम्परेचर का डिस्कस करा है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी? नहीं जी, 3 फैक्टर है, अब ध्यान से सुनना यहाँ पे। ये जो मैंने डिस्कस करे हैं अभी 3 फैक्टर है। तो पहला आता है नेचर, फैक्टर कौन कौन से हैं। दूसरा सुनना टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। बताओ बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कब इंक्रीज होगी? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। तो पहला बच्चों देखो, टेम्परेचर में 3 केस है, ठीक है। टेम्परेचर फैक्टर, जब हम टेम्परेचर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें तीन फैक्टर है हमारे पास। पहला फैक्टर है टेम्परेचर फैक्टर में हमारे पास 3 केस हैं। फर्स्ट केस में क्या है बच्चों? केस 1 में सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, एस मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है विद टेम्परेचर इंक्रीजेस। दूसरा केस है हमारे पास, सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है विद टेम्परेचर इंक्रीजेस। एंड तीसरा केस है हमारे पास बच्चों, कौन सा था याद करो? इर्रेगुलर बिहेवियर। इर्रेगुलर की स्पेलिंग? अच्छा, इर्रेगुलर बिहेवियर। अभी इरेगुलर बिहेवियर में मैंने बताया था क्या क्या होगा। तो देखो पहला वाला तो क्लियर है हमें बच्चों, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कब होगी? टेम्परेचर इंक्रीज होने पे। जब, ध्यान से सुनना, जब क्या होगा? जब आपके पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव राइज टू सॉल्यूशन, और इसका डेल्टा एच क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। इस तरफ क्या आता है आपके पास? डिसोल्यूशन, और बैकवर्ड क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन। तो जब सॉल्यूट आपका जल्दी डिसॉल्व होगा और विद टेम्परेचर अगर वो और इंक्रीज हो रहा है और सॉल्युबिलिटी, तो सिंपल सी बात है उसका डेल्टा एच जो वो पॉजिटिव ही होगा, तभी वो बढ़ रहा है, मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा हुआ? एंडोथर्मिक। तो कई बार वो स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन दे देता है कि अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो बताओ क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद इंक्रीज टेम्परेचर, या डिक्रीज होगी, या इफेक्ट नहीं पड़ेगा? इंक्रीज होगी विद। क्लियर है बात? दूसरा उसने कहा था कब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी? सिंपल सी बात है, सेम, जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहां पे क्या है आपके पास? डिसोल्यूशन इस तरफ आगे को, और इधर क्रिस्टलाइजेशन, एंड बच्चों सॉल्यूशन बन रहा है, और डेल्टा एच जो वो क्या है? नेगेटिव है। अब इस केस में अगर डिसोल्यूशन, कभी भी डिसोल्यूशन प्रोसेस, अब वो कभी भी गए कि डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अंगद बताना क्यों? इसमें क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो उससे हाँ, क्योंकि आगे को ये रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो पीछे को ये मतलब बैकवर्ड क्या होगा? ये एंडो होगा, एंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ली चैटली प्रिंसिपल रिएक्शन टू शिफ्ट टुवर्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक पीछे की तरफ है तो वहाँ पे मोर सॉल्यूट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, मतलब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। तीसरा है बच्चों इर्रेगुलर बिहेवियर। तो अगर आप, हाँ ध्यान से सुनना, ये देना मेरे पास, यस, हाँ ये वाली कॉपी देना, नोट्स एक मिनट, हाँ ये वाली शीट। हाँ जी बच्चों, अगर आपको याद हो तो इरेगुलर बिहेवियर का हमने, ये आ रहा है उसमें वीडियो में, देखो ये याद है, ये वाले केसेस, ये था हमारे पास, ये देखो, अगर आप ये वाला देखो पेज, ठीक है, नोट्स जब हमने बनाए थे, आपको याद होगा ये जो सॉल्ट है, ये देखो ध्यान से, ये जितने भी सॉल्ट हैं इन सबकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसमें चाहे AgNO3 हो, चाहे ACl हो, चाहे KCl हो, कोई भी हो, इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इधर देखो सॉल्युबिलिटी है और नीचे क्या है? टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है।
लेकिन बच्चों दो सॉल्ट मैंने ऐसे लिखवाए हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जरा सॉल्ट बताओ कौन कौन से हैं वो, Li2SO4 है, सीजियम सल्फेट, याद है ना, सीजियम सल्फेट और लिथियम सल्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। तो बच्चों अगर कल को क्वेश्चन ये आ गया कि सीजियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, ये वाटर में है। और फिर आता है हमारे पास ये वाला, ठीक है, बनाने की जरूरत तो नहीं ना मुझे टेबल उसके ऊपर, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये करा हुआ है सारा का सारा, ठीक है, ये नोट्स आपके पास होंगे, ये हमने जब क्लास चली थी तो हमने सारा का सारा डिस्कस करा था। बच्चों ये क्या है आपके पास, ये देखो ध्यान से, ये है हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जिनका इरेगुलर बिहेवियर है। इरेगुलर बिहेवियर का मतलब क्या है, देखो इरेगुलर बिहेवियर का मतलब क्या है, तो तीसरा केस आ गया हमारे पास ये वाला, इरेगुलर बिहेवियर। इरेगुलर बिहेवियर में बच्चों पता क्या है कि जैसे पहले तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रही है, जैसे सॉल्युबिलिटी पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज होनी शुरू हो गई। और यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं कर लेता हूं ग्राफ में, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, और ये है हमारे पास किसका बच्चों, ये है हमारे पास Na2SO4 डॉट 10H2O। इसको बच्चों क्या बोल सकता हूं कंपाउंड को मैं, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। अब ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुन लेना। ये कंपाउंड अगर यहां पे 32.4 डिग्री टेम्परेचर है तब तो होता है ये इक्विलिब्रियम है, मतलब दोनों तरफ ये इक्वली फेवर करेगा। ये बनेगा यहाँ पे Na2SO4 और प्लस यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, 10H2O इवेपोरेट हो जाएगा। अगर अच्छा इस तरफ देखो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो आपका ये जो Na2SO4 है एक्चुअली किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, Na2SO4 में। सारा वाटर जो इवेपोरेट हो जाएगा कितने टेम्परेचर पे आके, 32.4 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि अगर 32.4 डिग्री से कम है टेम्परेचर, तब ये जो सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अगर 32.4 डिग्री से कम है टेम्परेचर तो ये कंपाउंड Na2SO4.10H2O की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये कंपाउंड एक्चुअली Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए? तो इसीलिए बच्चों इसकी सॉल्युबिलिटी में ये फर्क आ रहा है। तो जब तक 32.8 टेम्परेचर नहीं पहुंचा तब तक तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे 32.4 डिग्री टेम्परेचर आ गया तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि ये कंपाउंड चेंज हो गया। पहले Na2SO4.10H2O था, फिर वो Na2SO4 बन जाएगा। एंड बच्चों ये जो टेम्परेचर होता है जिसपे सॉल्युबिलिटी कर्व ब्रेक हो जाता है, इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Na2SO4.10H2O का ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, पहले सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे टेम्परेचर 32.8 डिग्री पहुंचा दो गया फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से बच्चों एक और कंपाउंड है जो नोट्स में आपको लिखवाया हुआ है, कौन से वाला है, ध्यान से देखो, FeSO4.7H2O। इसका जो सॉल्युबिलिटी कर्व है वो कितने पे ब्रेक होता है, 61.8 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, FeSO4.4H2O में। ठीक है, ये एक और कंपाउंड लिखवाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये 32.4 डिग्री टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पे आएगा 32.4 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ पे बच्चों ये कितना है आपके पास, सॉरी ये आगे आएगा, इधर ही बना दिया मैंने। टेम्परेचर किस तरफ लिया हमने, हाँ आगे की तरफ लिया ना, तो ये इस तरफ आ जाएगा। और पहले ये क्या एग्जिस्ट करता है, पहले एग्जिस्ट करता है ये हमारे पास FeSO4 डॉट कितना 7H2O, और फिर कितना हो जाता है ये FeSO4.4H2O। वैसे एक और सॉल्ट दिया हुआ मैंने, सेम लिखवाया हुआ वहाँ पे, चेक कर लेना जब आपकी क्लासेस हुई हैं इसकी। तो यहाँ पे हमारे पास
CaCl2 6H2O, फिर वो 4H2 बचता है, फिर और बचता है, तो बीच बीच में कर्व ब्रेक होता है, फिर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होते होते फिर इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों हमारे पास वो ये हैं Na2SO4.10H2O और एक FeSO4 का, ये याद होना चाहिए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये क्या चीज़ थी बच्चों, क्या था ये? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो बताओ बच्चों कौन कौन से फैक्टर थे जो इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में? पहला किसका? वो नोट्स में है आपके पास, 61.8 डिग्री। हाँ, पहला आता था हमारे पास, कौन कौन से फैक्टर हैं बच्चों विच इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड? सबसे पहले नेचर, अगर पोलर सॉल्वेंट है और सॉलिड भी पोलर है तो जल्दी डिसॉल्व होगा और ज़्यादा डिसॉल्व होगा। और दूसरा क्या था? टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या है बच्चों? टेम्परेचर में 3 पैटर्न पढ़े हमने, कौन कौन सा? सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी? व्हेन डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस जो वो क्या होगा? एंडोथर्मिक। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो दैट मीन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा क्या था? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, व्हाई? बिकॉज डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। एंड लास्ट इरेगुलर बिहेवियर। इरेगुलर बिहेवियर में बच्चों कौन कौन से थे सॉल्ट हमारे पास? Na2SO4.NH। कितना ट्रांजिशन टेम्परेचर? एंड व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर? ब्रेक हो जाएगा, समझ गए? तो Na2SO4.10H2 का आपने याद रखना है, अगर लेस देन 32.8 डिग्री सेल्सियस तो ये क्या एग्जिस्ट करता है? Na2SO4.NH2। और इससे ज़्यादा क्या एग्जिस्ट करता है? वेरी गुड, ठीक है, ओके।